गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने एसी में बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, आर एल सी के, इनके अलग अलग के बारे में, ठीक है। और इनके कला आरेख बनाना सिखाया था आपको मैंने। आप बताया था मैंने, जो प्रतिरोध आर है, आर के अंदर वोल्टेज की जो कला होती है वो धारा की समान कला में होती है, ठीक है। और एल के अंदर जो वोल्टेज की कला है वो π/2 आगे होती है, जबकि सी में वोल्टेज कला π/2 पीछे होती है, ठीक है। तो एक कलांतर और कला आरेख के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसी के आधार पर अपन अब आगे पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं बच्चों RLC श्रेणी क्रम संयोजन, तीनों का श्रेणी क्रम संयोजन एक साथ, ठीक है। तो तीनों का एक साथ अपन पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने ये RL, XL और XC तीनों जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। यहाँ पे अपन ने सप्लाई जोड़ दी है V, जो यहाँ पे खाली V लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका RMS मान है, ठीक है। तो कल तो अपन लिखा था पूरा V बराबर V0 sin ओमेगा t, तो वहां पे V क्या बता रहा था, ताक्षणिक मान को। खाली V लिख दे, 50 वोल्ट लिख दे या 100 वोल्ट लिख दे, तो उसका मतलब कौन सा मान होता है, वो RMS मान, ठीक है। और इसकी आवृत्ति कितनी है, f हर्ट्ज, ठीक है। 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, जितनी भी है हर्ट्ज, f हर्ट्ज आवृत्ति है, जिस कारण परिपत्र धारा I प्रवाहित हो रही है। यहाँ भी केवल I लिख दिया जाए तो इसका मतलब कौन सा मान होता है, RMS मान। कुछ नहीं कहा जाए तो अपन उसको RMS मान ही मानते हैं, ठीक है। और फिर तीनों श्रेणी क्रम में, तीनों में धारा समान होगी, परंतु वोल्टेज आप देख रहे हैं तीनों पे अलग अलग आएंगे, ठीक है। VR, VL, VC। अब अच्छा यहाँ पे देखिए, जैसे अपन देख रहे हैं V बराबर, यहाँ पे टोटल वोल्टेज V है, तो इस V का मान V बराबर VR प्लस VL प्लस VC, इसके बराबर नहीं होता, ध्यान रखना ये। हाँ, अगर यहाँ पे डीसी बैटरी होती, एक बैटरी होती, मतलब डीसी सप्लाई होती, तो हम यहाँ यूं कह सकते थे कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। बट अभी एसी के अंदर आप ये चीज ना सोचें, ठीक है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये प्रतिरोध की तरह बिहेव नहीं करते, ये एक सामान्य प्रतिरोध की तरह बिहेव नहीं करते, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो जो यहाँ पे इस वोल्टेज का रिलेशन होता क्या है, उसको देखने के लिए हमें यहाँ पे कलांतर जो अपने कल पढ़ा था उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैं शुरुआत ही करेंगे कला आरेख से। आपसे कहा था मैंने, इस चैप्टर का मेन हर्ट जो है वो कला आरेख ही है, वहीं से हमें सीखना है, वहीं से आगे सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो चलो यहाँ से अपन देखें कला आरेख के बारे में। तो चलो देखो यहाँ से इसका कला आरेख समझे, फेजर डायग्राम, यहां से इसको स्टार्ट किया था कला आरेख से, ठीक है। कला आरेख से समझे, आपको बताया था मैंने यहाँ पे VR जो है, यहाँ बच्चों पहले VL की बात करें, जो VL की कला है, VL की कला क्या होती है, π/2 आगे होती है, ठीक है। VC की कला π/2 पीछे होती है, तथा VR जो है I की कला में होता है, VR I की कला में होता है, VR I की कला में, ये चीज अपन देखते हैं, ठीक है। बात पहले पड़ी। अब अच्छा यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ देखो, अब देखें VR का मान क्या है, I इंटू R, VL का मान I इंटू XL, VC का मान क्या होगा, I इंटू XC, ये होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों इसमें धारा I है और ये, अच्छा RL नहीं है, खाली R है, गलत लिख दिया, इसको R कर लेना, R, ये R है। तो VR मतलब इसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा, I इंटू R, इसके सिरों पर अंतर I इंटू XL, इसके सिरों पर अंतर I इंटू XC, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगर मान लें कि XL का मान बड़ा है XC से, देखो क्या कह रहा हूं मैं, माना XL इज ग्रेटर देन XC। तो जो अगर XL को ग्रेटर देन XC मानोगे तो यहां पे VL ग्रेटर देन VC होगा। मान लिया अपन यहाँ पे XL बड़ा है XC से, मतलब ये वाला XL का मान XC बड़ा है, तो VL का मान VC से बड़ा होगा। क्यों माना, अभी बताता हूं आपको। अब देखिए यहाँ पे इसका कला आरेख बनाया अपन, कला आरेख, जैसे कि अपन जानते हैं यहाँ पे इसमें वोल्ट जो धारा है, धारा को चलो अपन क्षैतिज दिखा दें इस प्रकार से। ये धारा दिखा दी मैंने क्षैतिज अवस्था में, ठीक है, ये धारा दिखा दी मैंने क्षैतिज अवस्था में, धारा दिखा दी I। अब I दिखा दी बच्चों, तो यहाँ पे इसमें आप देखिए, तो यहाँ पे जो VR है, VR तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी समान कला में होगा VR, तो VR तो यहाँ पे इसी दिशा में आएगा, इसकी दिशा में VR, ये मैंने समान दिशा में दिखा दिया VR, ओके। और जो VL कहाँ होगा, π/2 आगे, तो ये लो VL को दिखा दिया मैंने, π/2 आगे दिखा दिया इस तरह से, ये दिखा दिया VL π/2 आगे। VC कहाँ होगा, π/2 पीछे, तो दिखा दिया VC π/2 पीछे, लो। तो जो यहाँ पे आपसे कहा मैंने XL को बड़ा माना है अपन ने, तो इसलिए VL वाला तीर क्या होगा, VL का मान V से बड़ा होगा, इसलिए VL का तीर बड़ा है मैंने, VC से बड़ा बनाया, ठीक है। अब ये VR, VL, VC तीनों इस प्रकार से परस्पर लंबवत कला के रूप में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें, इसमें इसको सॉल्व करके परिणाम में मान निकालें तो क्या आएगा परिणाम मान, देखिए यहाँ बच्चों इसमें देखो, पहले इस VL माइनस VC को सॉल्व करें तो इस तरफ आएगा विपरीत दिशा में, तो ये बनेगा इधर ये VL माइनस VC, VL माइनस VC,
ठीक है। अब ये VL माइनस VC और VR को सॉल्व करें तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो परिणामी वोल्टेज आएगी इस दिशा में, ये आएगा, ये बनेगा परिणामी वोल्टेज V। ये परिणामी वोल्टेज V आएगा तो इस दिशा में आएगा परिणामी वोल्टेज V, ये परिणामी धारा है, ठीक है। और यहाँ परिणामी वोल्टेज, तो यहाँ से हम देख रहे हैं बच्चों धारा और ये वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज ऊपर की ओर आ रहा है, अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं फाई क्या बच्चों, पॉजिटिव दिख रहा है, फाई पॉजिटिव, मतलब वोल्टेज की कला आई से आगे आ रही है। हाँ, अगर बच्चों यहाँ पे इसमें एक्सएल को छोटा मानते, मतलब एक्सी को बड़ा मानते तो VC का मान बड़ा होता, तो VC वाला तीर बढ़ा लेते, तो VC वाला तीर बढ़ा लेते, ये छोटा आता तो परिणामी वोल्टेज क्या बनता, नीचे क्या बनता, VC माइनस VL। अब VC माइनस VL को इस VR सोल्व करोगे तो नेट वोल्टेज आएगा इस दिशा में, ठीक है, किसी इस दिशा में आएगा, अर्थात आई से नीचे आएगा तो फाई क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ बच्चों अपन ने एक्सएल का मान बड़ा माना है, इसलिए यहाँ पे VL ग्रेटर देन VC आ रहा है तो फाई पॉजिटिव आया, ठीक है। और अगर XC को बड़ा मानते तो फाई क्या आता, नेगेटिव, ठीक है, मतलब वोल्टेज की कला, परिणामी वोल्टेज की कला पीछे होती। अभी हम देखेंगे परिणामी वोल्टेज कला धारा से कितनी आगे है, फाई कला आगे है। तो चलो अब देखो यहाँ पे V, ये V क्या बच्चों, इस VR और VL माइनस VC का रिजल्टेंट, जो कि दोनों परस्पर लंबवत हैं, दोनों VR VL माइनस VC, तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः कला आरेख से अपन देखें, कला आरेख से क्या बनेगा, देखिए कला आरेख से यहाँ पे वोल्टेज का मान अपन देखें, V स्क्वायर बराबर क्या रहा बच्चों, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, VR स्क्वायर बराबर, मतलब V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 लिख दी। अब बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ में भाग लगा दूं टोटल धारा I स्क्वायर का, तो टोटल धारा I स्क्वायर का भाग लगा दें तो जाएगा V अपॉन I होल स्क्वायर बराबर VR अपॉन I होल स्क्वायर प्लस VL अपॉन I होल स्क्वायर, सॉरी इसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे VL अपॉन I माइनस VC अपॉन I होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे VR अपॉन I, यहाँ पे अपने VR बराबर क्या है, I इंटू आर, VR बराबर I इंटू आर, तो यहां से हम देखें R बराबर क्या आएगा, VR अपॉन I, तो VR अपॉन I किसको शो कर रहा है, R को, तो उसको लिख दिया मैंने R स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे VL अपॉन I क्या जाएगा, XL, ये हो जाएगा XC, ये हो गया ये। अब तो ये टोटल V और ये टोटल I है, टोटल वोल्टेज बटा टोटल धारा को हम बोलते हैं टोटल प्रतिबाधा, इसे हम बोलते हैं Z बोलते हैं। Z क्या है, कुल प्रतिबाधा है, ठीक है। यहाँ पे R तो क्या है बच्चों, प्रतिरोध के रूप में, XL और XC क्या है, प्रतिघात है, और Z क्या बता रहा है, परिणामी प्रतिघात को, मतलब प्रतिबाधा को, सॉरी, ये Z क्या बच्चों, परिणामी प्रतिबाधा है। इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया अपन ने। यहाँ Z क्या बता रहा है बच्चों, नेट प्रतिबाधा बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें नेट प्रतिबाधा, तो यहाँ नेट प्रतिबाधा Z है, ठीक है। नेट प्रतिबाधा, इसका मात्रक भी बच्चों ओम के रूप में होगा, ओम। Z बराबर नेट प्रतिबाधा Z बराबर, तो यहां से क्या जाएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, XL माइनस XC होल स्क्वायर, यह आएगा नेट प्रतिबाधा। Z बराबर R स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये बनेगा मान, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, देखिए समझना बात को, यहाँ पे Z बराबर लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो इसको अपन देखें यहाँ पे Z के रूप में, अगर इसको XL को लिख दें ओमेगा L, यहाँ पे XL क्या होता है बच्चों, ओमेगा L कल समझाया था अपन ने आपको, XL यहाँ पे ओमेगा L है और XC का मान क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो इस चीज को मैं आगे ऐसे लिखता हूँ, रूट ऑफ, समझना, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL को लिख रहे हैं अपन ओमेगा L, XC को लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर, ठीक है। यहां बच्चों Z क्या बता रहा है, नेट प्रतिबाधा को बता रहा है, जिसका मान ये, इसका मतलब मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो हम यहां से आगे देखें, इसके अंदर Z के रूप में आगे देखिए, Z इक्वल टू, यहां जो Z है बच्चों, Z बराबर क्या होता है, V अपॉन I, Z बराबर V अपॉन I, V एंड I क्या यहाँ पे RMS मान है, ठीक है। ये V भी यहाँ पे RMS मान है, I भी यहाँ पे RMS मान है, दोनों RMS मान है। हाँ, कुछ लिखा है अपन जानते हैं, RMS मान लेते हैं, तो V और I दोनों क्या बच्चों, RMS मान, ताक्षणिक मान नहीं है, V और I दोनों RMS मान है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए
इसके अंदर अगर मैं दोनों में √2 का गुणा कर दूं तो आप जानते हो आरएमएस मान में √2 का गुणा करते हैं क्या बन जाता है, शिखर मान। ऊपर भी √2 नीचे भी √2 गुणा कर दे तो ये समीकरण V0/I0 हो जाएगी, ये भी सही है। तो Z का मान VRMS/IRMS भी है और V0/I0 भी सही है। ये अपन देखा बच्चों Z का मान अपन देख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 है। तो देखो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों समरूप आपको दिख रही है, इक्वेशन 1 एंड 2 समरूप है। अतः मतलब तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 ये दिख रही है, ये वोल्टेज स्क्वायर ग्रुप में आ रही है, जेड स्क्वायर ग्रुप में आ रही है। तो जैसा अपन ने कल आ रहे कि वोल्टेज के लिखा था वैसे अपन जेड के लिए मान लिख सकते हैं। कैसे, तो आप देखिए इसमें जो जैसे यहाँ पे इधर वी आर है, यहाँ पे वी आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं अपन, ये आर दिखा सकते हैं, इस प्रकार से आर दिखा दिया मैंने, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी है, यहाँ वीएल माइनस वीसी, तो इस वीएल माइनस वीसी के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, इस तरह से ये दिखा सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी। फिर इस वी आर और वीएल माइनस वीसी का रिजल्टेंट कौन है, वी, और यहाँ पे ये वी आ रहा है तो यहाँ पे जेड आ रहा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखते हैं अपन, इस प्रकार से ये आ जाएगा जेड, ये नेट वोल्टेज जेड है, ये नेट प्रतिबाधा जेड है। ये एंगल फाई, तो यहाँ पे भी एंगल कितना आ रहा है बच्चों, फाई आएगा, ये एंगल यहाँ पे फाई आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं अब जेड, इस जेड, ये जेड का बच्चों इन दोनों का परिणामी, तो जेड का अगर कॉस घटक करोगे वो आर को दर्शा रहा है, जेड का साइन घटक एक्सएल माइनस एक्सी को दर्शा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जेड कॉस फाई, जेड कॉस फाई तो किसको बता रहा है, आर को, और जेड साइन फाई ये बता रहा है किसको बच्चों, एक्स को, मींस एक्सएल माइनस एक्सी को, ठीक है। एक्स मतलब नेट प्रतिघात, एक्सएल तो प्रेरक की प्रतिघात, एक्सी धारतीय प्रतिघात, और एक्स क्या है, नेट प्रतिघात। जेड है प्रतिबाधा, नेट प्रतिबाधा, और एक्स क्या बच्चों, नेट प्रतिघात है। हाँ अब बच्चों देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, एक्सएल माइनस एक्सी, क्योंकि यहाँ पे वीएल माइनस वीसी आ रहा था, और वीएल माइनस वीसी क्यों आया था, क्योंकि वीएल बड़ा था, ठीक है। वीएल बड़ा क्यों था, क्योंकि एक्सएल बड़ा था। तो बच्चों अगर यहाँ पे एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी की जगह अगर आप एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल मानते, ठीक है, तो हम कहते हैं बच्चों यदि एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो, यदि एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो तो एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो तो जेड साइन फाई बराबर क्या लिखेंगे, एक्स, और इस एक्स का मान क्या आएगा आपकी बार, एक्सी माइनस एक्सएल होगा, ठीक है। ये होगा बच्चों जेड साइन फाई बराबर एक्स, और एक्स बराबर क्या लिखेंगे फिर अब, एक्सी माइनस एक्सएल, ये अपन लिखेंगे, क्लियर। अब उसके बाद बच्चों फिर आगे देखें इसमें एक नेक्स्ट स्टार पॉइंट के रूप में कलांतर, ठीक है। एक तो ये स्टार पॉइंट हो गया जहां अपन ने इस ग्राफ के बाद देख लिया जेड के साइन घटक कॉस घटक के बाद समझा, ठीक है। अगला पॉइंट अपन यहाँ पे देखें इसके अंदर, यहाँ पे कलांतर, कलांतर tan फाई। अब tan फाई का मान निकालें, मतलब फाई का मान कलांतर बोलते हैं फाई को, तो पहले tan फाई निकाल रहा हूं मैं, tan फाई इस डायग्राम से पहले इससे निकालें, tan फाई बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार, लंब कौन है एक्सएल माइनस एक्सी, आधार कौन है आर, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो एक्सएल माइनस एक्सी बटा आर, ठीक है, बराबर, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इसमें यहां से अपन देखें तो क्या आएगा, वीएल माइनस वीसी अपॉन वीआर, वीएल माइनस वीसी बटा वीआर, ये बनेगा यहाँ से, इधर से अगर देखेंगे तो वीएल माइनस वीसी बटा वीआर, ठीक है। ये अपन एक कलांतर के बारे में लिख दिया। अब यहाँ पे इसमें देखिए एक्सएल ग्रेटर, अपन क्या लेके चल रहे हैं, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी लेके चल रहे हैं, तो यहां से हम कहेंगे यदि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, यदि बच्चों एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तो उस केस में आप देख सकते हो जो फाई आएगा ये क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, फाई पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स यहाँ पे फाई का मान 0 से π/2 के बीच में आ रहा है, ठीक है, 0 से प्लस π/2 के बीच में आएगा, 0 से प्लस π/2 के बीच में, फाई का मान 0 से प्लस π/2 के बीच में आएगा, ठीक है। और अगर बच्चों फाई पॉजिटिव है, फाई का मान अगर पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं परिपथ की प्रकृति कहलाती है प्रेरकीय, ठीक है। परिपथ की प्रकृति क्या कहलाती है बच्चों, प्रेरकीय प्रकृति कहलाती है, प्रेरकीय प्रकृति, परिपथ की प्रकृति प्रेरकीय कहलाती है। और अगर बच्चों देखो यदि यहाँ पे यदि बच्चों एक्सएल एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, तो यहाँ पे इस केस में अब क्या जो फाई का मान आएगा, ये फाई का मान बच्चों ये आई करेगा, देखो ये -π/2 से 0 के बीच में, मतलब नेगेटिव आएगा, फाई का मान
ये आएगा नेगेटिव, मतलब 0 से -π/2 के बीच में। और अब की बार जो प्रकृति कहलाएगी, परिपथ की प्रकृति कहलाएगी बच्चों धारतीय, धारतीय प्रकृति, परिपथ की प्रकृति धारतीय कहलाएगी अब की बार। ठीक है, हम जनरली क्या रट लेते हैं, हम यूं रट लेते हैं कि एक्सएल बड़ा है तो प्रेरक की प्रकृति, एक्सी बड़ा है तो धारतीय प्रकृति। ऐसा ना रटें, क्योंकि यहाँ बच्चों इस तरह से इसको याद रखोगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम में ये कंडीशन आएगी बिल्कुल प्रेरक की प्रकृति है, ये कंडीशन आएगी बिल्कुल धारतीय प्रकृति है। परंतु समांतर क्रम में देखेंगे अपन, जब यहाँ बच्चों एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा उस समय प्रकृति बन रही होगी धारतीय। एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो धारतीय प्रकृति बन रही होगी। इसलिए आप ऐसे ना रटें, ठीक है, कि ये बड़ा है तो प्रेरकी है, ये बड़ा है तो धारती है। ये 100% ट्रू है, ये कंडीशन है तो प्रेरकी प्रकृति, ये कंडीशन है तो धारती प्रकृति, इसलिए इसके अनुसार समझें इसको। ठीक है, अब तो उसके बाद फिर हम देखें यहाँ पे अपन ने ये एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल कंडीशन में ये देख लिया मान। अब यहाँ पे इसमें देखो, अगर एक्सी और एक्सएल के मान, एक्सी और एक्सएल के मान अगर बराबर हैं, आ सकते हैं बराबर भी, उस समय यहाँ पे फाई का मान कितना आएगा, 0 आएगा यदि एक्सी बराबर एक्सएल है। ठीक है, एक्सएल बराबर एक्सी है, एक्सएल बराबर एक्सी, इसे बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो उस समय यहाँ पे यहाँ से एक्सी एक्सएल बराबर एक्सी है तो उस समय फाई कितना बनेगा बच्चों, 0। और इस समय परिपथ की प्रकृति ये कहलाती है प्रतिरोधीय प्रकृति कहलाती है, प्रतिरोधीय प्रकृति। ठीक है, प्रतिरोधीय प्रकृति कहलाती है परिपथ की। कब, जब एक्सएल बराबर एक्सी है। तो जो एक्सएल बड़ा होगा या एक्सएल छोटा होगा या एक्सएल एक्सी बराबर होगा, ये सारी चीजें निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पे, इस आवृत्ति पे। ठीक है, तो इस आवृत्ति के जिस निश्चित मान पे, तो आवृत्ति जैसे हमारे घरों में सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है, वोल्टता तो होती है 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारे घरों में सप्लाई आ रही होती है। आवृत्ति अगर चेंज कर दें, 50 की 60 हर्ट्ज कर दें, या 70 हर्ट्ज ले लें, या 100 हर्ट्ज ले लें, या 40 हर्ट्ज ले लें, तो बच्चों आवृत्ति को अगर आप चेंज करोगे तो ये एक्सएल एक्सी के मान भी चेंज होंगे। एक्सएल तो बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ाने पर एक्सएल तो बढ़ेगा, एक्सी घटेगा। तो कोई ना कोई एक आवृत्ति ऐसी होती है, निश्चित आवृत्ति, जिसपे एक्सएल एक्सी दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जब बराबर हो जाते हैं, ठीक है, उस आवृत्ति को हम बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति, और ये स्थिति कहलाती है अनुनाद की स्थिति। तो अनुनाद के समय एक्सएल एक्सी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू 0, ये कहलाती है प्रतिरोधी प्रकृति। चलो अब आपको इसमें अगला स्टार पॉइंट समझाऊं बच्चों में ग्राफ के बारे में, जेड वर्सेस एफ ग्राफ, जेड एफ व आई एफ ग्राफ के बारे में अपन देखें। क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों आवृत्ति चेंज कर रहे हैं, तो आवृत्ति चेंज करने बच्चों एक्सएल एक्सी चेंज हो रहे हैं, जिससे जेड का मान भी चेंज हो जाएगा तो धारा भी चेंज हो जाएगी। तो यहां से हम देखते हैं जेड का जो मान है, तो जो जेड का मान अपन ने क्या लिखा था, जेड बराबर देखिए ये लिखा अपन ने बच्चों, जेड इज इक्वल टू ये लिखा फॉर्मूला यहाँ पे, ये जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा 1/ओमेगा सी स्क्वायर। तो उसको लिखते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, अब बच्चों ओमेगा एल, ओमेगा रख दें 2πf रख दें, ओमेगा मान क्या होता है 2πf होता है, 2πfl माइनस 1/ओमेगा सी को लिख दिया, ये ओमेगा सी हो जाएगा 1/2πfc हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो जेड के बारे में हो गया। अब यहाँ पे इसमें देखिए जेड का मान तो ये, अब हम बात करें धारा की, धारा निकालनी है तो आई बराबर क्या करना पड़ेगा, V/Z। आई बराबर V/Z करेंगे तो यहाँ से आप देखते हो धारा समानुपाती क्या आ रही है, 1/Z। तो जेड का मान अधिकतम होगा तो धारा न्यूनतम होगी। ठीक है, ये मतलब इसका। अब देखो बच्चों, यह आपसे कहा आवृत्ति का ग्राफ बना रहे हैं अपन, तो हम देखें एट एफ इज इक्वल टू 0, आवृत्ति अगर आपने 0 ली, मान लो 0 आवृत्ति, आवृत्ति अगर 0 है तो उस समय बच्चों आवृत्ति अगर 0 है तो देखिए z का मान कितना आएगा, तो 0 रखेंगे, ये चीज तो 0 हो जाएगी, बट यहाँ पे 0 का भाग लगाने पर ये राशि पूरी अनंत हो जाएगी। इस राशि अनंत होने के कारण पूरे z को अनंत होना पड़ेगा, तो z बराबर क्या हो गया, अनंत। और z बराबर अनंत हो गया तो धारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एंड i बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो जब फ्रीक्वेंसी हम 0 लेके चल रहे हैं, आवृत्ति 0 है तो z का मान अनंत, मतलब i क्या होती है, 0 होती है। अब फिर देखें एट f इज इक्वल टू अनंत लेते लो, f इज इक्वल टू अनंत पुट करोगे तो भी z का मान अनंत आएगा। क्यों, क्योंकि f का मान अनंत रखोगे तो यहाँ पे अनंत रखते से ही यहाँ रखोगे तो 0 बन जाएगा, परंतु यहाँ रखते ही ये राशि पूरी अनंत हो जाएगी, जिससे z को अनंत होना पड़ेगा। तो z क्या हो गया, अनंत। तो z अनंत हो गया तो i का मान कितना है बच्चों, i का मान आ जाएगा
0। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद फिर हम देखें तीसरी कंडीशन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देखिए एट f इज इक्वल टू एफ आर, एट f इज इक्वल टू एफ आर, इसे बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब अनुनादी आवृत्ति। तो f इज इक्वल टू एफ आर के टाइम पे आप देखोगे तो यहाँ पे f इज इक्वल टू एफ आर को क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। तो जो अनुनादी आवृत्ति के समय, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति समय एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी होता है। तो एक्सएल बराबर एक्सी होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। और जो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है तो आपको देखा जेड इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे, इस जगह ये एक्सएल और ये एक्सी बराबर तो कट जाएंगे, एक्सएल बराबर एक्सी कट जाएंगे, तो जेड बराबर क्या आएगा, आर। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जेड बराबर क्या जाएगा, आर आ जाएगा, जेड बराबर आर। अब जेड बराबर आर जो कि मिनिमम मान है, क्यों है मिनिमम, क्योंकि देखिए जेड के मान अनंत तक जा रहे हैं, यहाँ भी अनंत आ रहा है, यहाँ भी अनंत है, तो जेड का मान आर, आर वाला निश्चित मान है जो कि एक न्यूनतम मान है। तो अनुनाद के समय श्रेणी क्रम परिपथ में अनुनाद के समय जेड का मान न्यूनतम होता है जो कि आर के बराबर होता है। ठीक है, तो जेड का मान बच्चों आर के बराबर है, तो जेड यहाँ पे आर रख देंगे तो आई बराबर क्या आएगा, वी अपॉन जेड। तो ये जेड न्यूनतम है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं धारा का मान क्या है बच्चों, अधिकतम हो जाएगा। जेड बराबर आर रहा मिनिमम, एंड आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड को रख दिया आर बराबर, इसे बोलते हैं बच्चों अनुनादी धारा बोलते हैं, आई आर उसे निरूपित करते हैं, ये बराबर क्या होगी, मैक्सिमम। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने कहा इस प्रकार तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो z का मान तो आ रहा है मिनिमम और r का मान आ रहा है मैक्सिमम। आगे पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, तो अनुनाद के समय z का मान वहां भी r ही आता है, अनुनाद के समय वहां भी z का मान r आता है, लेकिन वो हो रहा होता है अधिकतम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 तथा फ्रीक्वेंसी अनंत पर z का मान बनता है 0। यहां तो फ्रीक्वेंसी 0 और अनंत पे z का मान अनंत बन रहा है, समांतर परिपथ में फ्रीक्वेंसी 0 और अनंत के टाइम पे z आता है 0 और अनुनाद के समय z आता है r जो कि अधिकतम हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर ये रेजोनेंस कंडीशन देख लिया, ग्राफ बना यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए z का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाना है, z का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ, z वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी 0 पे भी z अनंत है और अनंत पे भी z अनंत है, और फिर z का मान घटते घटते केवल r तक आ रहा है, अर्थात ये बिंदु r को बता रहा है, r को। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बदल रहा होता है यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, ये ग्राफ है, इस समय r z का मान न्यूनतम है r के बराबर, किस टाइम को बताओ, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये कंडीशन है। तो f इज इक्वल टू एफ आर के टाइम पे, f इज इक्वल टू एफ आर के टाइम पे हम जानते हैं एक्सएल बराबर एक्सी है। ठीक है, एक्सएल बराबर एक्सी, तो एक्सएल बराबर एक्सी के लिए फाई 0 होता है, मतलब प्रतिरोधी प्रकृति होती है, अर्थात ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या बता रहा है, प्रतिरोधी प्रकृति को। ठीक है, और अगर इससे छोटी आवृत्ति लेंगे, समझना एफ आर से हम छोटी आवृत्ति लेंगे तो एक्सी का मान तो बढ़ेगा, क्योंकि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो छोटी फ्रीक्वेंसी लेंगे तो एक्सी का मान बढ़ जाएगा, एक्सएल का मान घट जाएगा। तो छोटी फ्रीक्वेंसी पे किसका मान ज्यादा आएगा बच्चों, एक्सी का मान ज्यादा आएगा, अर्थात इस बिंदु से इधर की जो ग्राफ है ये किसको बता रही है, कौन सी प्रकृति को, धारतीय प्रकृति को, ये धारतीय प्रकृति को बता रही है। ठीक है, और अगर बड़ी फ्रीक्वेंसी लेंगे तो आपकी बार एक्सएल का मान ज्यादा आएगा, तो इस बिंदु से इधर वाली स्थिति किसको बता रही है बच्चों, प्रेरकीय प्रकृति को बता रही है, प्रेरकीय प्रकृति। और ये बिंदु बता रहा है किसको, प्रतिरोधी प्रकृति को। ये बिंदु प्रतिरोधी प्रकृति को बता रहा है, बिंदु से इधर धारतीय प्रकृति है, बिंदु के उधर प्रेरकीय प्रकृति। ये तो जेड वर्सेस एफ ग्राफ हो गया। अब बच्चों जेड वर्सेस आई ग्राफ, यहाँ पे आई वर्सेस एफ ग्राफ देखें तो आई का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ देखें क्या था बच्चों, फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ। तो बच्चों देखिए आई का मान तो प्रारंभ में 0 था और अंत में भी 0 है, और बीच में अधिकतम आ रहा है अनुनादी आवृत्ति पे, तो ग्राफ इससे बढ़ता है। ये ग्राफ आता है बच्चों इसका धारा का इस प्रकार से। तो इस समय धारा बच्चों अधिकतम आ रही है इस बिंदु पे, तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु पे धारा अधिकतम है, तो यहाँ पे इस जगह ये बिंदु एफ आर को शो कर रहा है।
और इस समय धारा अधिकतम है, इस अधिकतम धारा को हम क्या बोलते हैं, IR, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस बिंदु को, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यहाँ बच्चों हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, मतलब R का मान फिक्स्ड है। क्या आप जानते हो फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे प्रतिरोध चेंज नहीं होता, प्रतिरोध का मान तो जाता है फिक्स, ये चीज तो फिक्स रहती है। इस फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो एक्सएल एक्सी वेरी कर रहे होते हैं, जिसलिए यहाँ पे जेड का मान वेरी कर रहा होता है, इसलिए आई का मान वेरी कर रहा होता है। आर यहाँ पे फिक्स है, प्रतिरोध का मान फिक्स है, ठीक है। अब जो एक नोट के रूप में देखिए, जैसे मैंने यहाँ बोला ना आर इज इक्वल टू फिक्स, अगर मैं अलग अलग आर का मान लेके ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखिए आर के अलग अलग मान, आर के अलग अलग मान लेने पर आई एफ ग्राफ, आर के अलग अलग मान लेने पे आई एफ ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखना बच्चों, यहां पे इस तरह से आई वर्सेस एफ ग्राफ अपन लेके चल रहे हैं आर के अलग अलग मानों पर, ठीक है। आर के अलग अलग मानों पे देखिए किस तरह ग्राफ आता है, समझाऊं आपको मैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आकृति बनती है ग्राफ की, ये तो यहाँ पे देखिए ये आकृति क्या दर्शाना चाहती है, आपको समझे इसको, ये आकृति हमें क्या बता रही है। जैसे हमने अलग अलग मान लिए R1 प्रतिरोध या R2 प्रतिरोध या R3 प्रतिरोध, अलग अलग प्रतिरोध के लिए ग्राफ बनाए, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में जैसे कि ये R3 वाले के लिए टॉप बिंदु है, ये टॉप बिंदु है, इसको तो लेके आएंगे, ये तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसे FR, ये बिंदु किसको बता रहा है बच्चों, IR3 को, क्योंकि टॉप जो करंट होती है, देखिए टॉप करंट जो यहाँ पे वो किसको बता रही है, IR को बता रही है, ठीक है। ऐसे ही इस बिंदु पर जो करंट है ये किसको बता रही है, IR2 को। अच्छा ये बिंदु ग्राफ कहाँ जाके मिल रहा है, अनंत पे, तो IR1 का मान कितना बच्चों यहाँ पे 0 है, IR1 तो यहाँ पे सॉरी अनंत है, IR1 का मान तो कहाँ जा रहा है, अनंत पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें IR1, यहाँ IR1 का मान अनंत है, IR1 अनंत है, समझना बात को, IR1 का मान अनंत है, तो इसलिए R1 का मान क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज R1 कितना होगा 0। मतलब अगर इस भुजा में प्रतिरोध को नहीं जोड़ोगे आप, केवल एक्सएल एक्सी लगे रहेंगे, तो ग्राफ ये वाला मिलेगा आपको इस तरह से, ये ग्राफ प्राप्त होगा, आर का मान 0 है, अर्थात केवल एक्सएल एक्सी ही जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसके बाद देखें कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आई का जो मान है, ये जो आई आर का मान है, आई आर का मान आर के वित्त क्रमानुपाती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं आई आर अनंत है, तो आर का मान 0 आ रहा है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे आई आर इज इक्वल टू क्या बच्चों, V अपॉन आर होता है, उससे अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए IR1, IR2 एंड IR3 को अपन देखें, IR2 का मान IR3 से ज्यादा है, तो दिस इंप्लाइज क्या जगह यहाँ पे R2 इज लेस देन R3, R2 इज लेस देन R3, तो रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट ये निकल के आया कि बच्चों यहाँ पे सबसे छोटा प्रतिरोध कौन है, R1, मींस R1 इज लेस देन R2 लेस देन R3, ये होगा, ठीक है। और साथ में कभी कभी ग्राफ की शार्पनेस पूछ लेता है, तीक्ष्णता, तो ग्राफ की तीक्ष्णता देखें, यह वाला ग्राफ बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है, क्योंकि अनंत पे जाके मिलेगा, ये थोड़ा सा चपटा है और ये बहुत ज्यादा चपटा है, मतलब तीक्ष्णता ग्राफ की इसकी सबसे ज्यादा आ रही है, उसकी थोड़ी कम है, इसकी और कम है। तो हम शार्पनेस की बात करें, ठीक है, तो शार्पनेस पहले वाले ग्राफ की सबसे ज्यादा है, जबकि प्रतिरोध पहले वाले ग्राफ का सबसे कम है, तो शार्पनेस समानुपाती 1/r कह सकते हैं अपन, ठीक है, जहां शार्पनेस ज्यादा है प्रतिरोध कम है। क्लियर, ये चीज अपन ने बच्चों इन तीनों के बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा, ये पूरा श्रेणी क्रम समझ जाए, तीनों का एक साथ देख लिया। अब देखिए यहाँ पे समझना, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में क्या होगा, तीनों का एक साथ श्रेणी क्रम वाले न्यूमेरिकल बाद में करेंगे सॉल्व, पहले अपन दो दो के ग्रुप में करेंगे श्रेणी क्रम सॉल्व, जैसे RL का श्रेणी क्रम या RC का श्रेणी क्रम या LC का श्रेणी क्रम, तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे, उसमें सूत्र क्या लगाएं, तो वो समझ रहा हूं, ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं आपको। देखिए अब जो अगर आपको यहाँ पे RL का श्रेणी क्रम दिया गया है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, XC वाली टर्म्स को यहाँ से हटा दो सब में से, तो जो सूत्र बनेगा वो RL श्रेणी क्रम का बनेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे वोल्टेज का सूत्र क्या हो जाएगा, किसको हटाना है बच्चों, C वाली टर्म को हटाना है, किसकी बात कर रहा हूँ, RL श्रेणी क्रम की, तो यहाँ से VC को हटा दो,
वी सी को हटा दो, क्या बन जाएगा सूत्र, वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर एल। तो ये चीज तो जीरो हो गई, तो क्या हो गया, वी स्क्वायर एल हो गया। तो क्या है सूत्र, वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर एल। ऐसे यहाँ क्या बन जाएगा, जेड के रूप में, यहाँ भी सी वाले टर्म्स को हटा दो तो यहाँ पे एक्सएल का स्क्वायर आएगा ये, तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, या इसका वर्गमूल कर देंगे तो जेड बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ऐसे आगे आए, यहाँ पे आगे आएंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जेड का cos फाई घटक तो आर को बताएगा, जेड का साइन फाई घटक किसको बताएगा, एक्सएल को, जेड साइन फाई बताएगा एक्सएल को। फिर कलांतर पे आए तो tan फाई इक्वल टू आएगा एक्सएल अपॉन आर, क्योंकि एक्सी वाली को हटा देना है, एक्सएल टर्म्स को इरेज कर देंगे तो एक्सएल अपॉन आर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वीएल अपॉन वी आर हो जाएगा। क्लियर, तो ये चीज अपन देखी। ओके, अब बच्चों यहाँ पे इसमें ग्राफ भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे जो सी वाला, यहाँ पे क्या चीज है, एब्सेंट, यहाँ पे आर एब्सेंट है, आर एब्सेंट है तो मतलब आर का मान 0 है, तो ये पूरा पूरा ग्राफ उतर के नीचे आ जाएगा। मतलब ये जो बिंदु है, ये बिंदु यहाँ ना मिलकर कहाँ मिलेगा, यहाँ। मतलब जो ग्राफ बनेगा, अब क्या ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, इस तरह से जेड वर्सेस आर ग्राफ, ये आ जाएगा जेड वर्सेस एफ ग्राफ। कब, अगर यहाँ बच्चों आर का मान 0 है, तो आर का मान अगर 0 है तो जेड वर्सेस एफ ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, लेकिन अगर सी, अच्छा ये तो आर 0 की बात होगी, हम बात कर रहे थे किसके लिए, आर एल के लिए, तो सी को हटाना है। खैर आर एल की बात कर रहे हैं तो किसको हटाना है, सी वाली टर्म्स को हटाना है। तो सी वाली टर्म्स को हटाएंगे, मतलब यहाँ पे सी वाली टर्म्स कौन सी है बच्चों, ये वाली धार थी प्रकृति वाली है, तो यहाँ से ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से आएगी, केवल इस रूप में। ठीक है, ये वाला पोर्शन मिलेगा आपको। क्लियर, वो तो खैर चलो आपको देखना, मॉड्यूल के अंदर दे रखेंगे ग्राफ, आपको उसमें देख के आराम से समझ आएंगे। मॉड्यूल के अंदर सारे श्रेणी क्रम, सारे दो के श्रेणी क्रम है वो अलग अलग समझा रखे हैं, अलग अलग समझने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे एक तीनों का एक साथ श्रेणी क्रम समझ लो और फिर ट्रिक याद कर लो कैसे होती है ट्रिक। अब बच्चों देखिए, अब आपको बताया मैंने ट्रिक के रूप में समझाया कि आर एल श्रेणी क्रम में तो सी को हटा दो सूत्रों में से। ऐसे अब देखें आर सी श्रेणी क्रम में है तो किसको हटा देंगे, एल वाली टर्म्स को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए एल वाली टर्म्स यहां से हटाएं तो इस वी एल वाले टर्म्स को इरेज कर देंगे, तो क्या बचेगा, केवल वी सी का स्क्वायर, तो आएगा वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर आर प्लस वी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जाएगा जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, को इसको इरेज करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्स सी का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ जाएगा जेड बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ध्यान समझना, अभी न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा आपको, फिर दिक्कत हो जाएगी वरना फिर। जेड बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे अपन देखें tan फाई बराबर क्या जाएगा आपकी यार, एक्स सी अपॉन आर। फाई आएगा नेगेटिव, याद रखें फाई क्योंकि नेगेटिव आएगा, कोई एक्स सी परिपथ है, केवल सी और आर जुड़े में नेगेटिव आएगा, तो चाहो तो यूं याद कर लो कि tan फाई बराबर माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, या यूं कर लो कि tan फाई बराबर एक्स सी अपॉन आर करो, उससे जो परिमाण आता है उसका फिर फाई नेगेटिव कर देना। जैसे कि मान लीजिए एक्स सी का मान बच्चों 1 है और आर का मान √3 है, मान लो एक्स सी का मान 1 ओम है, आर का मान √3 ओम है, तो यहां से tan फाई बराबर क्या बनेगा, -1 अपॉन √3, -1 अपॉन √3। ऐसे भी सोच सकते हो, या इसको यूं भी कर सकते हो कि tan फाई बराबर एक्स सी बटा आर, मतलब 1 अपॉन √3, तो फाई बराबर कितना आया 30 डिग्री, और फिर नेगेटिव ले लो उसका, तो क्या आएगा फाई बराबर -30 डिग्री। तो ऐसे भी सोच सकते हैं अपन। ठीक है, तो परिमाण के रूप में करेंगे तो tan फाई बराबर एक्स सी अपॉन आर कर लेंगे, जिससे यहाँ पे फाई का परिमाण निकल जाएगा। जैसे 30 डिग्री आ गया है, फिर हम समझ जाएंगे कि नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए आंसर क्या बोलेंगे, फाई बराबर -30 डिग्री। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इसके बारे में क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे अगर आर नहीं है, एल सी परिपथ है, एल सी श्रेणी क्रम परिपथ है, मतलब ये दोनों जुड़े हुए श्रेणी क्रम में, तो एल सी श्रेणी क्रम परिपथ में आपकी आर को इरेज कर देंगे। तो समझो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आर को यहाँ पे इरेज कर देंगे, तो आर को इरेज करने पे क्या आएगा, देखिए ये हट जाए, यहाँ से हट जाएगा ये, तो वी स्क्वायर बराबर क्या है, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, या कहते हैं वी बराबर क्या आएगा, वी एल माइनस वी सी। समझना, वी बराबर वी एल माइनस वी सी, कब, जब वी एल बड़ा है, और अगर वी सी बड़ा है तो वी बराबर करना पड़ेगा वी सी माइनस वी एल, तो वी बराबर आएगा वी एल माइनस वी सी या फिर वी सी माइनस वी एल। तो वी एल माइनस वी सी कब करना है, जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी है, और v बराबर वी सी माइनस वी एल कब करना है, जब एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल है। ठीक है, ऐसे बच्चों यहाँ पे हम देखें z का मान, तो z बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे टर्म्स हट गई, तो z स्क्वायर बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, या इसका वर्गमूल कर दें तो z बराबर आएगा एक्सएल माइनस एक्स सी या फिर एक्स सी माइनस एक्सएल। तो एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्स सी करेंगे, एक्स सी बड़ा है तो एक्स सी माइनस एक्सएल करेंगे, z का मान।
ठीक है। ऐसे बच्चों फिर यहाँ पे tan phi भी ऐसे निकाल लेंगे अपन। कलांतर रूप में अपन देखते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर एक्सएल का मान बड़ा है तो जो एक्सएल का मान बड़ा है, समझना एक्सएल का मान बड़ा है तो उस समय फाई का मान आएगा एग्जैक्ट प्लस पाई बाई 2। हम बात कर रहे हैं एल सी परिपथ की, आर है ही नहीं यहाँ पे। एल सी श्रेणीक्रम परिपथ है, एल सी श्रेणीक्रम परिपथ है, मतलब आर नहीं है। आर नहीं है तो उस समय बच्चों एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो फाई का मान एग्जैक्ट आता है प्लस पाई बाई 2। और अगर एक्सी बड़ा है एक्सएल से तो फाई का मान आता है एग्जैक्ट माइनस पाई बाई 2। और अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो फाई बराबर 0 के रूप में एक अनडिटरमिनेट टर्म्स बनती है, क्योंकि एक पॉइंट के रूप में प्राप्त हो रहा है। आप खुद सोचिए बेटा कि यहाँ पे ये वी आर तो है ही नहीं, एक वी एल का तीर है और एक वी सी का तीर है, दोनों तीर बराबर हैं तो कट जाएंगे, क्या बचेगा? एक बिंदु बचेगा, क्योंकि ये वाला तीर तो है ही नहीं, केवल एक बिंदु बचेगा। तो बिंदु का आई के साथ अगर आप एंगल चेक करोगे तो एक तरह से अनिश्चित मान बनता है, वो एक डिफाइंड नहीं होती टर्म्स वो। चलो फिर भी उसको कुछ ही मान सकते हैं अपन। तो मेन चीज तो क्या सीखी, एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो फाई क्या आएगा? एग्जैक्ट प्लस पाई बाई 2। एक्सी बड़ा है एक्सएल से तो फाई आएगा एग्जैक्ट माइनस पाई बाई 2। ठीक है, मतलब आर अगर नहीं होता, आर अगर परिपथ में एब्सेंट होता है तो उस समय फाई का मान या तो एग्जैक्ट प्लस पाई बाई 2 बन रहा होता है या एग्जैक्ट माइनस पाई बाई 2 बन रहा होता है। और अगर परिपथ में आर प्रेजेंट है, परिपथ में अगर आर प्रेजेंट है, चाहे वो आर एल परिपथ के रूप में हो, चाहे वो आर सी परिपथ के रूप में हो, चाहे वो आर एल सी श्रेणी परिपथ के रूप में हो, मतलब आर अगर उपस्थित है तो उस समय बच्चों फाई का मान एग्जैक्ट प्लस पाई बाई 2 या एग्जैक्ट माइनस पाई बाई 2 कतई नहीं आ सकता अगर आर उपस्थित है। तो ये छोटी छोटी चीजें आगे काम आएगी ना क्वेश्चन में, तो इसलिए आप इन चीजों को थोड़ा गौर फरमाएं। क्या कहना चाहता हूं कि मुझे पता है सारे क्वेश्चन के आगे बनने हैं, आगे सोल्व कराऊंगा, इसलिए इन चीजों पे जोर दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चों इसमें अपन देखिए अब कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे अपन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहले ग्रुप के श्रेणी लगते हैं, दो ग्रुप में श्रेणी क्रम में सोल्व करेंगे क्वेश्चन, फिर आगे तीनों के भी सोल्व करके देखते हैं। तो बच्चों पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसमें कह रहा है कि आर और एल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आर का मान 3 ओम है, एक्सएल का मान 4 ओम है और ये प्रत्यावर्ती सप्लाई है 100 साइन ओमेगा टी वोल्ट। ठीक है, तो हमें बताना है जेड आई फाई वी आर वी एल, ये सारे मान आपको ज्ञात करने क्या होंगे। तो जो देखो इसमें ये टोटल धारा जो आई यहाँ से स्टार्ट हुई है, यही धारा यहाँ पे इसमें भी जाएगी आई, यही धारा इसमें भी जाएगी आई, क्योंकि श्रेणी क्रम है। और इसके सिरों पे वी आर का मान हमें ज्ञात करना है, इसके सिरों पे वी एल का मान भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं कहा जाए कौन सी धारा निकालनी है, तो कौन सी निकालेंगे? आरएमएस धारा। ठीक है, आरएमएस धारा ज्ञात करेंगे। यहाँ पूछा है वी आर वी एल ज्ञात करो, तो वोल्टेज के कौन से मान निकालने, यहाँ भी आरएमएस मान निकालने। कुछ नहीं कहा जाए तो आरएमएस मान निकालते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें सबसे पहले अपन निकालें जेड। तो देखिए परिपथ आप देख रहे हो कौन सा बच्चों परिपथ है? आर एल श्रेणी परिपथ है, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, क्योंकि अपन ने एक्सी को ऐसे इरेज कर दिया है, क्योंकि पूरा सूत्र तो क्या था? जेड बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, तो एक्सी को इरेज कर दिया तो केवल ये बचेगा। ठीक है, अब ये रख दो मान, तो कितना मान है बच्चों? आर का मान तो कितना है? 3 स्क्वायर, एक्सएल का मान 4 स्क्वायर, कितना आ गया बच्चों? 5 ओम आ गया। तो जेड का मान तो आ गया 5 ओम। अब यहाँ पे निकालना है आई, आई भी कौन सा? आरएमएस मान। तो आई आरएमएस बराबर क्या करेंगे? वी आरएमएस अपॉन जेड करेंगे। तो वी आरएमएस का मान ये 100 साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी के बाहर 100 लिखा हुआ है, मतलब 100 का है शिखर मान है इसका, तो इसका आरएमएस मान क्या आएगा? 100 बटा रूट 2। 100 बटा रूट 2 इसका कौन सा मान होगा बच्चों? आरएमएस मान हो गया। जेड का मान कितना है? 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखिए यह जाएगा मान 100, पहले यहाँ पे 100 में 5 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 20। ठीक है, तो 20 को फिर आप लिख दो 10 इंटू 2 और नीचे रूट 2 लिखा हुआ है, तो 10 रूट 2 आ जाएगा आंसर, ये 10 रूट 2 एम्पियर। तो 10 रूट 2 एम्पियर ये आगे धारा आई आर एम एस। फिर हमसे पूछा फाई, तो जो tan फाई निकाले हैं, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या करेंगे? एक्सएल अपॉन आर करेंगे। एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल का मान कितना है? 4, आर का मान कितना है? 3। तो यहां से हम देखें, इसलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3 ये कितना होता है बच्चों? 53 डिग्री, 53 डिग्री होता है ये इसका मान। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों फिर क्या निकालना है? वी आर निकालना है। तो वी आर बराबर क्या करें? आई इंटू
आर। तो आई इंटू आर करेंगे, आई कितना निकाला 10√2, 10√2 रेजिस्टेंस कितना बच्चों यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा ये 30√2 वोल्ट। ठीक है, वी आर के बाद निकालें वी एल, तो बराबर आ जाएगा आई एक्सएल करेंगे, आई इंटू एक्सएल मतलब वी एल का मान आई इंटू एक्सएल करेंगे, तो आई इंटू एक्सएल से 10√2 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा ये 40√2 वोल्ट हो जाएगा। है कि नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने एक्ससी वाली टर्म्स को हटा दिया, तो सूत्र बन गया आर एल श्रेणीक्रम परिपथ का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एल और सी जुड़े हुए श्रेणीक्रम में, एल सी श्रेणीक्रम परिपथ है, मतलब यहाँ पे आर एब्सेंट है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है सप्लाई हमने 10 वोल्ट दे रखी है, इसके सुरों पे 10 वोल्ट आ रहा है, तो वीएल का मान कितना होगा। तो पहली बात तो बच्चों को कंफ्यूजन ही होता है आप लोगों को कि यहाँ पे सप्लाई तो 10 वोल्ट दी है कि 4 वोल्ट दी है, यहाँ ज्यादा कैसे आ गया 10 वोल्ट। यस आ सकता है बच्चों, यहाँ पे प्रत्यावर्ती वाले सूत्र के मतलब परिपथ में इस तरह से आरएलसी श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, तो जो सप्लाई वैल्यू है, सप्लाई वोल्टेज है, उससे ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं हो आप। तो देखिए कह रहा है एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल है, तो वीएल एंड फाई के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या दे रखा है, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल दिया हुआ है, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, इसलिए बच्चों यहाँ पे अतः तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या आएगा, वीसी इज ग्रेटर देन वीएल होगा। इसलिए बच्चों नेट वोल्टेज अपन निकाले हैं, तो नेट वोल्टेज क्या बनेगा, V बराबर, नेट वोल्टेज V बराबर क्या लिखेंगे, VC माइनस VL। तो नेट वोल्टेज कितना है यहाँ पे 4 है, VC का मान हमें दे रखा है 10 वोल्ट, VL का मान निकालना है, तो इसलिए बच्चों VL कितना आ गया बच्चों, VL का मान 6 वोल्ट आ गया, VL का मान कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, ये आ गया रिजल्ट। फिर आपसे याद करना है फाई का मान निकालना है, और यहाँ पे R एब्सेंट है, आपसे मैंने R एब्सेंट होता है तो फाई का मान एग्जैक्ट प्लस π/2 या फिर एग्जैक्ट माइनस π/2 बन रहा होता है। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे एक्सी बड़ा है, इसलिए फाई का मान क्या बनेगा बच्चों, फाई बराबर माइनस π/2 आएगा, फाई बराबर क्या होगा माइनस ऑफ π/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे R अनुपस्थित है, R अनुपस्थित है, तथा बच्चों यहाँ पे एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल दिया हुआ है, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है। आई बात समझ में, आर अनुपस्थित है तथा एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा एग्जैक्ट माइनस π/2 जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक आरसी श्रेणी परिपथ में धारा आई है, अब आवर्ती ओमेगा डैश बराबर ओमेगा बटा 3 कर दिया है, तो धारा आई बटा 2 रह जाती है। प्रारंभ में अनुपात एक्सी बटा आर का मान क्या था निकालना है। तो अब कौन सा परिपथ होगा बच्चों, आरसी श्रेणीक्रम परिपथ। तो इसमें से हम किसको हटा देंगे, सूत्र में से एक्सएल वाली टर्म्स को, एल वाली टर्म्स को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि आरसी श्रेणीक्रम परिपथ है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखें धारा का आवर्ती के साथ या जेड के साथ क्या रिलेशन होता है, अपन जानते हो बच्चों आई बराबर, देखिए आप जानते हो बच्चों आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन जेड, आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बटा जेड, ये अपन लिखते ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जेड है, जेड का मान क्या है बच्चों, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, क्योंकि परिपथ कौन सा बच्चों, आरसी श्रेणीक्रम परिपथ है। अब यहाँ पे हम आवर्ती को चेंज कर रहे हैं, ओमेगा डैश का मान ओमेगा बटा 3 कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पे इस वोल्टेज का मान तो फिक्स रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर रहे वोल्टेज को, ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, अब हम आवर्ती को चेंज कर रहे हैं, आवर्ती को चेंज करने से क्या होगा, एक्सी का मान चेंज होगा, आवर्ती चेंज करने से एक्सी का मान चेंज होगा, एक्सी का मान चेंज होने से पूरा जेड चेंज हो गया है, जेड के चेंज होने से धारा चेंज हो गई है। आई बस समझ में। तो यहां से अपन देखें आई डैश बटा आई निकालें, तो आई डैश बटा आई बराबर क्या आएगा यहां से, तो वी तो फिक्स्ड है, तो आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी डैश स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा मान। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर, यहाँ पे इसके हमने आवर्ती का मान कितना कर दिया है, 1/3 गुना कर दिया है, और धारा का मान कितना हो गया है, आई बटा 2, तो आई डैश का मान रख दो, आई बटा 2 ये रख दिया, बटे में आई बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, तो ऐसे ही है, बटे में आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3xc होल स्क्वायर। बताओ कैसे आएगी बच्चों, सोचिए क्या कर दिया मैंने ये। क्यों बच्चों आप देखिए गौर से, यहां से आवर्ती हमने कितनी कर दी है, 1/3 गुना, क्यों आप जानते हो बच्चों, क्योंकि जो एक्सी का मान है, एक्सी
समानुपाती क्या होता है 1/ओमेगा। ये आप जानते हैं XC समानुपाती 1/ओमेगा होता है, क्योंकि XC इक्वल टू 1/ओमेगा C। XC बराबर 1/ओमेगा C, अर्थात XC का जो मान है 1/ओमेगा के समानुपाती है। तो आवृत्ति आपने 1/3 गुना करी है, ओमेगा मान 1/3 गुना किया है, तो XC का मान 3 गुना हो जाएगा। ये 3 गुना कर दिया, बस अब तो कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है, काम खत्म है। तो x i साई कट गया, ये नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चलो वर्ग भी कर देते हैं, तो 4r² प्लस XC होल स्क्वायर बराबर r² प्लस 9XC होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि 2 यहाँ आया था नीचे, 2 को इससे गुणा करेंगे और इस राशि को इससे गुणा करेंगे इधर से, तो फिर दोनों तरफ वर्ग भी कर देंगे, तो आ जाएगा रिजल्ट। अब जो 4 को अंदर गुणा कर दें, तो 4r² प्लस 4XC² बराबर r² प्लस 9XC², ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, ये r² को उधर ले आओ, माइनस होकर इधर बचेगा 3r², इसको उठा के ले आएंगे, माइनस करेंगे तो 5XC² बचेगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है, XC बटा r का मान, तो XC बटा r का मान निकालेंगे तो आएगा ये 5/3, इसका वर्गमूल रूट ऑफ 5/3, ये आ जाएगा आंसर XC बटा r का मान, ठीक है। तो ये निकाल लिया अपन ने XC बटा r का मान। अच्छा रुको 3 XC बटा r निकालना 3r², तो यहाँ पे आएगा मान 3/5 आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5XC², दोबारा देख लो, यहाँ से 3r² बच रहा है और यहाँ पे 5XC² बच रहा है, तो XC बटा r करेंगे, तो यहाँ पे XC बटा r करने पे रूट ऑफ 3/5, ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। चलो ये देखा अपन ने, कौन सा परिपथ था, ये RC श्रेणीपथ, तीनों के हो, एक ये RL परिपथ हो गया, ये LC परिपथ, ये RC परिपथ। चलो अगला एग्जाम्पल देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना इसको बच्चों। आपसे एक बल्ब है 60 वोल्ट 10 वाट का, इसका उपयोग हमें 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज वाली AC सप्लाई के साथ करना है, ठीक है। तो बल्ब के श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रेरकत्व का मान क्या होगा अथवा आवश्यक प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। अब बच्चों आप खुद सोचिए, एक बल्ब है कितने वोल्ट का है, 40 वोल्ट का, मतलब 40 वोल्ट से ज्यादा सहन नहीं कर सकता। अगर आपने इसको 100 वोल्ट की सप्लाई से डायरेक्ट जोड़ दिया तो बल्ब तो फ्यूज जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बल्ब खराब नहीं हो, फ्यूज नहीं हो, उसे बचाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में हमें या तो प्रेरकत्व L जोड़ना पड़ेगा, मतलब XL लगाना पड़ेगा श्रेणी क्रम में, या फिर हमें श्रेणी क्रम में एक अन्य प्रतिरोध R जोड़ना पड़ेगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कार्य किया जा सकता है। तो उनके मान क्या क्या होंगे वो अपन देखने जा रहे हैं। तो चलो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अपन देखें, सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं, सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट, तो पहले आप एक चीज ध्यान दें कि यहाँ पे सॉल्यूशन में बल्ब को हमेशा क्या माना जाता है, बल्ब को हमेशा क्या माना जाता है, एक प्रतिरोध, ठीक है। बल्ब को हमेशा एक प्रतिरोध माना जाता है, ठीक है, मानकर सॉल्व करते हैं। तो ये आपको पता ही है, बल्ब को हमेशा एक प्रतिरोध मानकर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों प्रतिरोध यहाँ पे मैं इसको R' बोल लेता हूँ, R'। क्यों बोल रहा हूँ R'? क्योंकि बल्ब का जो प्रतिरोध है उसको R मान लेंगे अपन, बल्ब के प्रतिरोध को मैं R मान लूंगा, इसलिए यहाँ पे R' लिख दिया मैंने, इस जगह अन्य प्रतिरोध को R' बोल दिया, ठीक है। वरना क्वेश्चन में तो R ही लिखा हुआ आएगा, तो अपन यहाँ पे R' लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इधर, चलो फर्स्ट पॉइंट अपन देखें, फर्स्ट पॉइंट अपन देखने आ रहे हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये बल्ब है, ठीक है, इसके श्रेणी क्रम में अपन क्या जोड़ रहे हैं, बल्ब के श्रेणी क्रम में अपन ने ये L जोड़ दिया है, ठीक है। बल्ब के श्रेणी क्रम में बल्ब को प्रतिरोध मानते हैं, इसके श्रेणी क्रम में L जोड़ा है। ये सप्लाई है अपनी प्रत्यावर्ती सप्लाई, इसका मान कितना होता है, सप्लाई का मान देखो 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज है, 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज ये सप्लाई का मान है। और बल्ब के लिए देखा है आपको 60 वोल्ट 10 वाट, ठीक है, ये आपको देखा है 60 वोल्ट 10 वाट आपको इसका मान दे रखा है, बल्ब का मान, ठीक है। और ये L के लें या XL के लें, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इस L का मान, ठीक है। अब बच्चों अभी देखिए, ये तो बल्ब एक प्रतिरोध के रूप में है और ये XL है, अर्थात अभी क्या बन रहा है, RL श्रेणीक्रम परिपथ बन रहा है, RL श्रेणीक्रम परिपथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें धारा का मान तो दोनों में समान ही आएगा, क्योंकि दोनों श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ से धारा जब इसमें जाएगी I, वही धारा इसमें से गुजरेगी, I इसके अंदर भी जाएगी,
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसके सिरों पर तो वोल्टेज कितना है 60 वोल्ट आएगा, क्योंकि इसका मान 60 वोल्ट है। इसके सिरों पर आएगा वोल्टेज VL, जो कि हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले VL का मान कितना होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें एक तो जानकारी दे रखी है किसके बारे में बच्चों, यहाँ पे पहले वोल्टेज के लिए अपन सोचें, यहाँ देखिए RL श्रेणी परिपथ दिख रहा है, RL श्रेणी परिपथ। तो यहाँ से इस वोल्टेज स्क्वायर का मान, तो वोल्टेज स्क्वायर बराबर क्या करेंगे वोल्टेज स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये अपन जानते ही हैं, ठीक है। ये टोटल वोल्टेज स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, क्योंकि RL श्रेणी क्रम परिपथ बन रहा है, तो ये टोटल वोल्टेज कितना है 100, इसका 100 का स्क्वायर बराबर VR का मान कितना है 60, 60 का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। तो यहाँ से इस VL का मान कितना आ जाएगा बच्चों 80 आ जाएगा, VL बराबर 80 वोल्ट, ठीक है। तो इस VL का मान कितना आ गया बच्चों 80। तो यहाँ पे L के सिरों पर कितना आएगा 80 वोल्ट आएगा, ये निकाल लिया अपन 80 वोल्ट, ये आ गया 80 वोल्ट VL का मान। अब बच्चों अब यहां से देखें शक्ति के बारे में, क्यों हमें 10 वाट शक्ति रखी है, ठीक है। बल्ब की PR बराबर क्या जाएगा बच्चों, P बराबर क्या होता है I स्क्वायर R होता है, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R से, या चलो एक काम करें, इसमें हम P बराबर VR इंटू I कर दें, क्योंकि VR का मान सही रखा है हमें, तो PR बराबर VR इंटू I, मतलब वोल्टेज इंटू करंट। शक्ति बराबर वोल्टेज इंटू करंट, ये कर रहा हूं मैं, शक्ति बराबर वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे PR का मान कितना बच्चों, इसका मान 10 दे रखा है 10, और VR का मान कितना है 60 वोल्ट है, और ये I। तो यहाँ से परिपथ में धारा आ गई, कितनी आ जाएगी परिपथ की धारा, I बराबर आ जाएगी 1/6 एम्पियर, I बराबर 1/6 एम्पियर निकल गई परिपथ की धारा, ठीक है। तो परिपथ के लिए धारा निकाल ली। अब बच्चों यहाँ पे गौर देखिए, धारा आ चुकी है, मतलब ये धारा I का मान आ गया है, ये VL का मान आ गया है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे XL, ठीक है, XL निकाल लेंगे। नाउ XL इज इक्वल टू, समझना, नाउ XL के लें या 2πfL के लें की बात है, या 2πfL। XL बराबर क्या होता है बच्चों, XL का मान, XL बराबर होता है VL अपॉन I, XL बराबर VL अपॉन I, क्यों देखिए VL बराबर क्या होगा I इंटू XL, तो XL बराबर VL अपॉन I, तो XL बराबर कर दिया मैं VL अपॉन I कर दिया, तो VL अपॉन I, तो यहाँ से VL का मान कितना है 80, I का मान कितना है 1/6, तो कितना जाएगा ये 8 से 48 में 480 ओम। XL का मान आ गया 480 ओम हो गया। अब यहाँ से F निकालना है, तो 2πL को उधर भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे या कि चलो L निकालना है, तो 2πF का भाग लगा दें। इस बच्चों L बराबर क्या जाएगा यहाँ पे, L बराबर 480 बटा 2πF, 480 बटा 2πF कर दिया, तो 480 बटा 2π का मान 3.14, F का मान कितना दे रखा है 60 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज दे रखा है, ये रख देंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर जाएगा बच्चों लगभग 1.27 हेनरी, ये आ जाएगा आंसर, L का मान 1.27 हेनरी, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो काफी अच्छा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको मॉड्यूल में ऐसे 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप ये समझें, ठीक है। ये निकाल लिया अपन ने, बात पहले पड़ी, ओके। अब बच्चों ये आ चुका है। अब बच्चों इसका देखिए, इसके बाद यहाँ पे अपन को बल्ब का 60 वोल्ट एंड 10 वाट दे रखा है। कभी कभी बल्ब का 60 वोल्ट एंड धारा का मान दे देता है, वोल्टेज एंड धारा। अभी तो यहाँ पे वोल्टेज एंड शक्ति के दे रखे थे, यूं बोल देता कि बल्ब ऐसा है जिसका वोल्टेज 10 वोल्ट है और धारा का मान 2 एम्पियर है। तो देख कोई दिक्कत नहीं, धारा का मान दे ही रखा है, तो अभी शक्ति का मान क्यों दिया था, धारा निकालने के लिए। जब अगर आपको पहले से मान लो धारा का मान दे रखा है, तो अलग से धारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो और सिंपल हो जाएगा, वो क्वेश्चन तो और सिंपल हो जाएगा, जिसमें बल्ब का वोल्टता और धारा का मान आपको दिया हो। तो यहाँ पे वोल्टता और शक्ति रखी थी, तो पहले वोल्टता और शक्ति की सहायता अपन धारा भी निकाल ली, VL का मान भी निकाल लिया, ठीक है। अब देखें, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखें सेकंड पॉइंट में करना बच्चों, आपको प्रतिरोध निकालना है श्रेणी क्रम में। तो बल्ब के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान निकालना है। इस तरह से ये बल्ब है, मतलब प्रतिरोध R है बल्ब, इसके श्रेणी क्रम में R डैश जोड़ा गया है, R डैश।
इसका मान निकालना है तो बल्ब ऐसे ही, इसका मान आपको दे रखा है 60 वोल्ट 10 वाट, ये मान आपको दे रखे हैं इस बल्ब के बारे में, ठीक है। इस R डैश का मान ज्ञात करना है आपको यार, क्या होगा, सप्लाई वही है 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज। खैर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का तो कोई रोल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो केवल एक्सएल एक्सी को परिवर्तित करती है, यहाँ तो खैर दोनों ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए धारा दोनों में क्या होगी, सेम होगी इस प्रकार से। अब दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, इसके सिरों पे वोल्टेज कितना है 60 वोल्ट, इसके सिरों पे वोल्टेज कितना है VR, बोलते हैं इसको VR डैश, VR डैश। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसके अंदर, यहाँ पे समझें, अब यहाँ पे दोनों की दोनों क्या है, प्रतिरोध है। जब दोनों के दोनों प्रतिरोध होते हैं तो उस समय ये पूरा जो वोल्टेज है, ये पूरा जो नेट वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 के रूप में आता है। ध्यान दें क्या कह रहा हूं मैं, जब भी बच्चों यहाँ पे सारे के सारे केवल प्रतिरोध जुड़े हों तो टोटल वोल्टता बराबर क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इस प्रकार से आएगी, अगर सारे के सारे प्रतिरोध जुड़े हों। लेकिन अगर कुछ प्रतिरोध और कुछ मतलब संधारित्र हो या फिर L जुड़े हों तो फिर अपन डायरेक्ट V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 नहीं कर सकते। केवल प्रतिरोधों के लिए हम यहाँ पे नेट वोल्टता बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे तो क्या है बच्चों, देखिए नेट वोल्टेज जो है 100 वोल्ट, जो अपन लिखा है 100 वोल्ट का स्क्वायर बराबर क्या आएगा 60 वोल्ट का स्क्वायर प्लस, सॉरी स्क्वायर थोड़ा ना, क्या कर रहा हूं मैं, वोल्टेज स्क्वायर नहीं करना, V बराबर V1 प्लस V2 करना है। V बराबर V1 प्लस V2 के अनुसार, मतलब जो 100 वोल्ट है, ठीक है, हियर नेट 100 वोल्ट बराबर, नेट 100 वोल्ट बराबर क्या आएगा 60 वोल्ट प्लस V डैश R। यहां से V डैश R का मान क्या है बच्चों, या क्या V डैश R बराबर, या चलो यहीं पे रख दें इस तरह से, देखिए 100 बराबर 60 प्लस, अब V डैश बराबर क्या होता है I इंटू R डैश, तो इसको I इंटू R डैश कर सकते हैं, I इंटू R डैश, या चलो इसको पहले निकाल लेते हैं V डैश R का मान कितना कौन सा, यहाँ जाएगा V डैश R बराबर कितना आएगा, V डैश R का मान, V डैश R का मान आएगा 40 वोल्ट, V डैश R का मान 40 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे धारा का मान कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पे इसमें समझना बात को, शक्ति की सहायता से, इसी सहायता से PR बराबर क्या होता है VR इंटू I, जो अपन ने निकाला था यहीं से ही। तो यहाँ पे देखो कितना बच्चों, ये तो कितना है 10, ये कितना है 60 और ये कितना है I, तो यहाँ से I का मान तो कितना बच्चों, I का मान 1/6 एम्पियर आ गया, वो तो खैर पहले निकाल लिया था। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे I पता चल चुका है, VR डैश पता चल चुका है, R डैश निकालना है। नाउ R डैश इक्वल टू जैसे यहाँ पे मैंने एक्सेल निकाला था VL अपॉन I, ऐसे यहाँ पे R डैश का मान क्या आएगा VR डैश अपॉन I, VR डैश अपॉन I। तो VR डैश का मान कितना बच्चों, यहाँ पे 40 है और I का मान 1/6 है, तो गुणा कर देंगे तो 240 ओम ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों देखा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ रहे हैं तो प्रतिरोध का मान कैसे निकाल लेंगे, इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। ये अपने श्रेणी क्रम से 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। चलो 1-2 क्वेश्चन और समझाऊं आपको। अभी बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 आपसे कह रहा है कि इस प्रकार से बच्चों ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इस एक प्रेरक कुंडली है, यहाँ पे अपन ने श्रेणी क्रम बल्ब जोड़ रखा है, ठीक है, और यहाँ पे प्रत्यावर्त सप्लाई है। अब यहाँ से एक आयरन छड़ को इसके अंदर प्रवेश कराई जाए, मतलब ए से अपन प्रवेश करा रहे हैं, फिर बी वाले सिरे से बाहर निकाल रहे हैं, तो बल्ब की तीव्रता पे क्या फर्क पड़ेगा ये बतानी है, ठीक है, बल्ब की तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि लो छड़ को ए से बी तक गति कराई जाए। तो बच्चों यहाँ से अपन देखें, यहाँ पे जो लोहे की छड़ है इसका अपन जानते हैं लोहे के लिए म्यू आर का मान काफी उच्च होता है, 10⁻² से 10⁻4 के मध्य। तो जब भी लोहे की छड़ इसमें सोलेनॉइड में मतलब इस प्रेरक कुंडली में प्रवेश करेगी तो प्रेरक कुंडली का जो एल है जिसे हम बोलते हैं स्व प्रेरण गुणांक, उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एल समानुपाती म्यू आर होता है, पहले पढ़ चुके हैं ईएमआई वाले टॉपिक के अंदर अपन, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन समझिए, ए वाले सिरे पर अपन देखें, ए सिरे पर, ठीक है। अब यहाँ पे इस ए सिरे पर जो मान आएगा, या चलो उससे पहले यूं देख लो कि यहाँ पे जो तीव्रता होती है, तीव्रता समानुपाती का बच्चों धारा आई होगा, तीव्रता समानुपाती धारा आई, और धारा समानुपाती क्या होती है बच्चों, V/Z होती है, धारा बराबर V/Z,
और z का मान क्या होता है बच्चों, रूट ऑफ, क्योंकि ये आर एल श्रेणी परिपथ दिख रहा है, ये आर एल श्रेणी परिपथ, क्योंकि ये तो हो गया एल और ये हो गया आर, क्योंकि बल्ब को प्रतिरोध मानते हैं, ये एक आर एल श्रेणी क्रम परिपथ है, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल मीन्स ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक आर एल परिपथ बन रहा है, ये कहां लिख दो बच्चों, क्योंकि आर एल श्रेणी परिपथ दिख रहा है, आर एल परिपथ, ये एक आर एल परिपथ है, इसलिए अपन ने ये लिख दिया आर जेड का मान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब देखिए ए वाले सिरे पर अपन देखें, ए सिरे पर क्या हो रहा है बच्चों, ए सिरे पर जब ये छड़ अंदर प्रवेश करेगी, छड़ प्रवेश कर रही है, छड़ प्रवेश हो रही है, तो दिस इंप्लाइज म्यू आर का मान क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, म्यू आर का मान इंक्रीज हो रहा है, तो म्यू आर का मान इंक्रीज होगा तो एल का मान भी बढ़ेगा, और जो एल का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, घटेगी, तीव्रता ऊपर है एल नीचे है, तो दिस इंप्लाइज तीव्रता घटेगी, तीव्रता घटेगी। तो पहले अपन जब छड़ प्रवेश कर रही है उस टाइम तीव्रता घटेगी, अब छड़ बी वाले सिरे से बाहर निकल रही है, तो अपन देखें बी पर क्या हो रहा है बच्चों, बी पर छड़ निर्गत हो रही है, छड़ यहाँ पे निर्गत हो रही है, तो म्यू आर का मान क्या होगा, घटेगा, म्यू आर घटेगा तो यहाँ से एल का मान भी घटेगा, अब एल घटेगा तो तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती रूप में आ रही है तीव्रता एल के साथ, तो तीव्रता इंक्रीज। तो जब रिजल्ट क्या जाएगा बच्चों, पहले तीव्रता घटेगी फिर बढ़ेगी, तो हम किसने रिजल्ट क्या गया बच्चों, रिजल्ट पहले तीव्रता क्या हो रही है, डिक्रीज फिर इंक्रीज होगी, ये आ गया इसका रिजल्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या करें बच्चों आपसे, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, अब क्या, अभी तक तो दो के श्रेणी क्रम संयोजन अपन देख रहे थे, अब यहाँ पे तीनों, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें तीनों जुड़े हुए श्रेणी क्रम में, तो जो मेन सूत्र था उसी का उपयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये सप्लाई दे रखी है, E बराबर 100 sin 100 पाई टी वोल्ट, मतलब जो वोल्टेज V होता है उसको यहाँ पे E लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम जानते हैं EMF E लिखते हैं, वोल्टेज कभी V लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इसको E लिखा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये तप तारामीटर है, हम जानते हैं बच्चों तप तारामीटर क्या नापता है, आरएमएस धारा, ठीक है, आरएमएस धारा नापता है, तो हमसे कह रहे हैं फाइंड आउट जेड रीडिंग ऑफ अमीटर कॉमा वीआर कॉमा वीसी हमें निकालने हैं। तो देखिए यहाँ बच्चों पहले अपन जेड निकालें, तो ये आर एल सी तीनों का श्रेणी क्रम संयोजन है, तो जेड बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये करना है। तो यहाँ पे आर का मान कितना है, 10, तो आर का मान 10 रख दिया, एक्सएल एक्सी के मान 20 और ये 10 रख दिए, तो आ जाएगा 10 रूट 2, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मीन्स 10 रूट 2 आएगा, ये 10 रूट 2 ओम, ये आ गया जेड का मान 10 रूट 2 ओम आ गया। अब आपको निकालना है आई, रीडिंग निकालनी है, तो रीडिंग मतलब आई आर एम एस बराबर क्या होता है जो वी आर एम एस अपॉन जेड, या कहते हैं ई आर एम एस अपॉन जेड, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज को अपन ई लिख रहे हैं, तो ई आर एम एस अपॉन जेड, तो ई आर एम एस का मान, तो देखो 100 तो यहाँ पे शिखर मान है, तो उसको बटा रूट 2 कर दो, 100 बटा रूट 2 ये आर एम एस मान हो गया, और बटे में जेड कितना है यहाँ पे 10 रूट 2, 10 रूट 2, तो 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है, नीचे आ जाएगा रूट 2 गुणा होके 2 बन जाएंगे, 10 बटा 2 कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आ गया 5 एम्पियर, तो इसकी रीडिंग होगी बच्चों 5 एम्पियर, इसकी रीडिंग हो जाएगी, पाठ्यांक 5 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पे निकालना है, एक तो निकालना है वी आर, अब बच्चों वी आर का मान क्या होता है, यहाँ पे धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही है, धारा आई समझ जाएगी, तो आई इंटू आर कर दो, तो आई इंटू आर, तो धारा कितनी आई थी 5 एम्पियर, और आर कितना दे रखा है 10, तो कितना हो गया ये 50 वोल्ट, तो आर के सिरों पर विभवांतर तो कितना है 50 वोल्ट है। फिर निकालें वी एल, तो नहीं वी सी निकालना है, वी सी आई इंटू एक्स सी, तो आई का मान 5, एक्सी का मान 10 दे रखा है, तो ये भी कितना आएगा 50 वोल्ट, तो ये भी कितना आ गया 50 वोल्ट, ये निकाल लिया अपन ने। चलो अब देखें थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर बच्चों आपसे कह रहा है कि यदि R बराबर एक्सएल बराबर एक्सी, तो प्रत्येक वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। ये 4 वोल्ट मीटर है, ये ऊपर वाला V4 है, ये V4 है, ये टोटल 4 वोल्ट मीटर है, ठीक है, प्रत्येक का पाठ्यांक बताना है क्या होगा, ठीक है। तो चो प्रत्येक का पाठ्यांक ज्ञात करना है क्या होगा, तो यहां से देखें सॉल्यूशन, तो कंडीशन दे रखी है बच्चों वी आर बराबर एक्सएल बराबर एक्सी, मतलब एक अनुनादी कंडीशन दे रखी है, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी अनुनाद के समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर देखें पहले जेड निकाल लें, यहाँ पे चलो यहाँ पे देखो अनुनाद कंडीशन है, तो इसलिए हम देखते हैं आई बराबर जेड बराबर क्या होगा, आर होगा,
अनुनादी स्थिति बता रखी है, तो इसलिए यहां से समझते हैं आई बराबर क्या आएगा बच्चों, V अपॉन R। ठीक है, आई बराबर V अपॉन जेड होता है, तो जेड का मान कर दिया, R रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर क्या आएगा, सेम इन ऑल एलिमेंट। ठीक है, प्रत्येक में मतलब R, XL, XC तीनों में समान आएगा। क्यों आएगा समान, क्योंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो आई तो सब में सेम है ही सही। इसके अंदर तीनों में धारा समान आ रही है। अब धारा समान हो रही है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन है आपको कि R बराबर XL बराबर XC ये दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज ये आपको सेम दिया हुआ है बच्चों। अतः यहाँ पे VL बराबर VC बराबर VR, ये भी क्या होंगे, तीनों सेम होंगे। मतलब क्यों कहते हैं कि यहाँ पे आपको XL बराबर XC बराबर R दिया है, क्वेश्चन पढ़ो तो गौर से, तीनों के मान समान दिए हैं। XL बराबर XC बराबर R सेम दिया हुआ है, तो VL बराबर VC बराबर क्या होगा, VR। और VR का मान कर सकते हैं पंचों, I इंटू R कर सकते हैं। VR का मान I इंटू R, क्योंकि तीनों में धारा समान जाएगी, तो I इंटू R, जहां पे I कितना आया था, V बटा R आया था I का मान, और ये R से गुणा कर देंगे तो R कट गया, कितना गया V। मतलब यहाँ पे तीनों की जो वोल्टता है वो V के बराबर आ रही है। इसके सिरों पर विभवांतर V, इसके भी सिरों पर विभवांतर V, इसके भी सिरों पर विभवांतर V, प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर V आ रहा है। अब चलिए निकालते हैं पाठ्यांक। तो चलो देखो यहाँ पे पाठ्यांक निकालेंगे V1, पाठ्यांक V1 निकालें। तो चलो V1 क्या रीड कर रहा है बताइए, गौर से देखिए पाठ्यांक क्या पढ़ रहा है। V1 क्या रीड कर रहा है बच्चों, R के सिरों पर विभवांतर, ये R के सिरों पर विभवांतर को नाप रहा है। ये विभवांतर R के सिरों पर विभवांतर नाप रहा है, और R के सिरों पर विभवांतर क्या होगा बच्चों, I इंटू R। ठीक है, मतलब धारा इंटू प्रतिरोध, तो R के सिरों पर विभवांतर, ये देखो चलो ये लिखा अपने R के सिरों पर विभवांतर कितना है, VR। R के सिरों पर विभवांतर VR है, और VR का मान कितना बच्चों, V है। R के सिरों पर विभवांतर मतलब बराबर VR, और बराबर क्या बच्चों, V। तो इसका ये तो पहले का आंसर आ गया कि क्या रीड कर रहा है बच्चों, V1 का मान तो V रीड कर रहा है। चलो अपन देखें V2। अब बच्चों यहाँ पे सेकंड जो V2 है वो क्या रीड कर रहा है, देखिए कहाँ लगा हुआ है V2, ये V2 लग रहा है यहाँ पे इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में, मतलब RL के श्रेणी क्रम के समान में लग रहा है, श्रेणी क्रम के सिरों पे। तो इस RL के श्रेणी क्रम का जो नेट वोल्ट है उसको नापेगा। ठीक है, RL श्रेणी पर नेट विभवांतर, RL श्रेणी पर नेट विभवांतर नापेगा। तो RL श्रेणी पर जो नेट विभवांतर होता है बच्चों पहले पढ़ चुके हैं अपन, क्या होता है, रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये बनता है RL श्रेणी क्रम पे नेट विभवांतर। तो VR और VL के दोनों के मान कितने, VV आपको दे रखे हैं, तो रख देंगे V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, कितना बच्चों ये √2 टाइम्स ऑफ V हो जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया इसका मान। चलो अब देखें थर्ड पाठ्यांक कितना है बच्चों, V3 का मान। देखिए V3 क्या रीड कर रहा है, कहाँ लगा हुआ है V3, ये V3 लगा हुआ है इन दो बिंदुओं के बीच में, मतलब LC के श्रेणी क्रम के सिरों पर लगा हुआ है। तो हम कहते हैं LC श्रेणी पर नेट विभवांतर। अच्छा, LC श्रेणी पर नेट विभवांतर क्या होता है, V बराबर VL माइनस VC होता है। ये होता है बच्चों VL माइनस VC। अब बच्चों VL माइनस VC प्रत्येक का मान देख रहे हैं, V आ रहा है तो कट जाएगा ये, तो कितना आ गया 0। तो VL माइनस VC क्योंकि प्रत्येक का मान यहाँ पे V है तो कट के 0 आ गया, तो ये आ गया 0। तो हमसे ही पूछता बच्चों तीनों में से, चारों में से किसका विभवांतर 0, मतलब किसका पाठ्यांक 0 आएगा, तो आंसर है V3। ये सब मिलेगा क्वेश्चन आपको, किस वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 होगी। तो हम देख रहे हैं LC के श्रेणी क्रम के पे जो वोल्ट लग रहा है वोल्ट मीटर, उसकी रीडिंग 0 आ रही है। फिर बच्चों पाठ्यांक निकालें V4 का मान। V4 कहाँ लगा बच्चों, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में, तीनों पर जो नेट वोल्टेज उसको नाप रहा है, तीनों पे नेट वोल्टेज RLC श्रेणी पर नेट वोल्ट था, RLC श्रेणी पर नेट विभवांतर, नेट विभवांतर नाप रहा है। तो जो नेट विभवांतर निकालेंगे तो क्या बनता है, RLC पे नेट विभवांतर रूट ऑफ V स्क्वायर R प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। तो ये तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, केवल VR बचेगा, और VR का मान कितना बच्चों, V के बराबर, तो आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज अपन देख ली। ठीक है, प्रत्येक के विभवांतर अपन ने ज्ञात कर लिए। तो इस श्रेणी क्रम पे अपन ने कई सारे क्वेश्चन देखे। चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, तो 1-2 क्वेश्चन कल और समझाऊंगा आपको उस पर। ठीक है, कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।